जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कल्वी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये जो आपका कह सकते हैं जो चैप्टर है ये आपके क्लास 10th यूपी बोर्ड के प्रोज के अंदर आप लोगों को ये चैप्टर मिल जाएगा। और आज हम लोग इसी चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग एन फ्रैंक के बारे में जान लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे जो एन फ्रैंक है ये एक कह सकते हैं जर्मनी की रहने वाली एक यहूदी गर्ल्स थी। और इनका पूरा का पूरा परिवार था, इनके मम्मी थे, इनके डैडी थे, इनकी ग्रैंड माँ थी, पूरा इनका कंप्लीट फैमिली हुआ करता था। लेकिन चूंकि ये एक ज्यू थी यानी कह सकते ये एक यहूदी थी और हम लोग को पता है कि यहूदियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था हिटलर। इसलिए क्या हुआ था कि इन सारे के सारे लोगों को क्या करना पड़ता था कि छुप छुप करके इन लोगों को रहना पड़ता था। और फाइनली ये भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करा गया है, बताया गया है कि ये जब नियर अबाउट इनका 13 बर्थडे था यानी 13वां जब इनका हैप्पी बर्थडे था तो उसी टाइम पे क्या हुआ था कि ये सारे के सारे लोग अपनी फैमिली के साथ कह सकते हैं कि एन फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ चली गई थी दूसरे कंट्री और वहाँ पर जा के ये छुप छुप कर रह रही थी। लेकिन फाइनली फिर क्या हुआ कि अगेन जब हिटलर ने वहाँ पर भी अटैक कर दिया तो उसके बाद इन लोगों को एक कह सकते हैं कि एक घर के अंदर छुप करके रहना पड़ता था और वहीं पर ये काफ़ी टाइम तक रहीं। और एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये इसमें बताया जाता है कि जब ये जो एन फ्रैंक है, एन फ्रैंक का जब 13वां बर्थडे होता है तो उसी टाइम पे क्या होता है कि इनके जो पापा होते हैं वो ला करके इनको एक डायरी देते हैं और ये क्या करती हैं कि उसके बाद ये डायरी को अपने पास रख लेती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे वो अपनी डायरी की कह सकते हैं कि जितनी भी एंट्री होती है यानी कि उस टाइम पे जो कंडीशंस थी, जो वहाँ पे इन्वायरमेंट था, सेकेंड वर्ल्ड वार की जो सिचुएशन थी, उन सारी बातों को क्या करते हैं कि एन फ्रैंक अपनी डायरी के अंदर लिखती हैं। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई है उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जैसे यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ ठीक उसी तरह से क्या हुआ था कि एन फ्रैंक की जो डायरी है और ये जो एन फ्रैंक नाम की एक गर्ल्स है ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हुई थी। और उन्हीं की डायरी से रिलेटेड छोटा सा कह सकते हैं कि पूरी की पूरी काफ़ी मोटी डायरी थी, उस डायरी के अंदर से थोड़ा सा पार्ट निकाल करके हम लोग को यहाँ पे चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए दे दिया गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बताया गया है कि जब क्या हुआ था कि जब ये सारे के सारे जो इनकी ज्यू की फैमिली थी यानी कह सकते हैं एन फ्रैंक की जो कंप्लीट ज्यूविश फैमिली थी, जब इनको हिटलर के द्वारा पकड़ लिया गया उसके बाद क्या हुआ कि इनको सारे के सारे इनकी फैमिली को डिटेंशन सेंटर के अंदर भेज दिया गया। और डिटेंशन सेंटर और कुछ नहीं होता था, वहाँ पे कह सकते हैं कि जो हिटलर था उसका एक तरह का टॉर्चर रूम था और वहाँ से बहुत कम ही लोग जिंदा बच करके आया करते थे। यानी अगर कोई फैमिली अगर हिटलर के डिटेंशन सेंटर में चली जाती थी तो वहाँ से उसका बच करके वापस आना मुश्किल होता था। और कुछ ऐसा ही हुआ इनकी फैमिली के साथ भी। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि जो डिटेंशन सेंटर होता था वो कुछ और खास चीज़ नहीं था। होता क्या था कि एक रूम होता था और जिसके अंदर क्या करता था जितने भी ज्यूस होते थे या जिनको टॉर्चर करना होता था उन सभी लोगों को हिटलर उसके अंदर बंद करवा देता था और पॉइजनस गैस उसके अंदर पास कर देता था, जिसकी वजह से क्या होता है सारे के सारे लोग तड़प तड़प के वहाँ पे मर जाते थे। और यहाँ पे स्पेशली उसने इस डिटेंशन सेंटर जो बनाया हुआ था वो बनाया हुआ था कह सकते हैं कि टू टॉर्चर ज्यू यानी जितने भी यहूदी थे उनको टॉर्चर करने के लिए, उनको मारने के लिए उन्होंने यहाँ पे कैसे हिटलर ने डिटेंशन सेंटर को बनाया हुआ था। तो ये कुछ था कह सकते हैं कि हम लोग एन फ्रैंक से रिलेटेड हमने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले ली। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि जो एन फ्रैंक है ये अपनी डायरी में क्या क्या लिखती हैं। तो जैसा कि हमने पहले आपको बता रखा है कि जब इनका 13वां हैप्पी बर्थडे था ठीक उसी टाइम पे उनके पापा यानी उनके फादर जो है उन्होंने गिफ्ट दिया था उनको एक डायरी। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एन फ्रैंक को डायरी बहुत ही अच्छी लगी और वो अपने डायरी के स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ लिखती हैं। मतलब जब उन्होंने अपने डायरी के अंदर उन्होंने लिखना शुरू करा तो वहाँ पर सबसे पहले वो यही बताती हैं कि उन्होंने आखिर डायरी लिखना शुरू क्यों किया, यानी उन्होंने डायरी लिखना ही यानी उन्होंने अपनी डायरी को लिखा ही क्यों, लिखना एक शुरू क्यों करा, इस बात के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो ये कहती हैं कि देखो मैंने जो है डायरी लिखना इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था, मेरा उतना कोई करीबी फ्रेंड नहीं था। और वैसे तो उनका कहना ये है कि मेरे फैमिली के अंदर मेरे मम्मी डैडी और मेरी बहन भी थी, मेरी ग्रैंड माँ भी थी, ये सारे के सारे लोग यानी मेरा पूरा भरा परिवार था। लेकिन फिर भी क्या होता नहीं कि बहुत सारी बातें जो होती हैं कि जो कि हम अपने फैमिली के मेम्बर से नहीं कह सकते, मतलब वो हमारे करीबी तो होते हैं, हम उनको बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि अपनी बहुत सारी बातें उनसे नहीं कह पाते। और आज क्या है कि हमको
हमको सभी लोगों को क्या होता है कि हमको एक फ्रेंड चाहिए होता है जिससे हम अपनी कुछ बातों को उनसे शेयर कर सकें। लेकिन उनका कहना ये है कि मेरा उस तरह कोई फ्रेंड नहीं था, और इसीलिए क्या है कि मैंने अपने फ्रेंड के रूप में इस पेपर को चुना, यानी कि इस डायरी को चुना, और मैंने डायरी लिखना स्टार्ट करा। और इसी के साथ वहाँ पे क्या होता है कि वो एक लाइन ऐड करती हैं, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। उनका ये भी कहना है कि जो पेपर होता है, यानी कोई भी जो पेपर है, उसके पास ज़्यादा पेशेंस होता है। यानी कह सकते हैं कि अगर जैसे हम किसी को अपनी बात कहने लग जाते हैं तो क्या होता है कि अगर आपका वो फ्रेंड होगा तो कहेगा अरे भाई बस कर, क्या मुझे थकाएगा क्या, मतलब बोलता ही रहेगा बस कर, मतलब या फिर थोड़ा जल्दी लिखा है, मुझे आगे भी जाना है या कुछ और भी करना है, मतलब वो आपकी बातों से क्या होता है कि वो पर्सन बोर होने लगता है। लेकिन इनके कहने का ये मतलब है कि जो पेपर होता है उसके पास पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है। यानी अगर हम कोई बात उसके ऊपर लिखते जाए, कहते जाए तो कभी भी आपको आकर के ये नहीं बोलेगा कि बस कर, बहुत ज़्यादा तूने बोल लिया। यानी कि वहाँ पे कहने का इनका यही मोटिव है कि अगर हम लोग पेपर के अंदर अपनी सारी फीलिंग्स वगैरह को लिखते हैं, यानी डायरी के अंदर लिखते हैं, तो ये बिल्कुल भी ये नहीं कहने वाला या फिर आपकी बातों से बोर नहीं होने वाला, आपकी बातों को डिस्क्लोज नहीं करने वाला है, आपकी बातों को बहुत दूर तक फैलाने वाला नहीं है। कुछ इस तरह का इनका मेंशन है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ये लाइन वर्ड यूज करी है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपुल। और एज वेल एज इन्होंने ये भी कह सकते हैं कि इस लाइन का यहाँ पे एक मतलब ये भी निकलता है कि एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे ये जीव से बिलोंग करती थी, यानी कि जो स्पीसीज इनकी थी वो थी जीव। और उस टाइम पे बिल्कुल भी अगर कोई जीव पर्सन है तो वो वहाँ की कह सकते हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था। यानी अगर आपको उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलना है, कुछ भी कहना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप कहीं पर गुप्त ही रख सकते हो। अगर किसी के सामने आपने कह दिया और गलती से अगर आपकी ये बातें अगर डिस्क्लोज हो गई और अगर हिटलर की गवर्नमेंट के सामने तक चली गई तो आपकी जान जा सकती है। मतलब इस तरह की इंसिडेंट थे, और आई थिंक चली ही जाएगी कि अगर आप जू हो तो। इसलिए भी इनका कहना था कि अगर हमको कुछ भी कहना है तो उसको हमें पेपर के साथ कह देना चाहिए। और फाइनली क्या आएगी, क्योंकि हम अपनी बातों को किसी और के सामने बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें वो अपने डायरी के स्टार्टिंग में लिखती हैं और बताती हैं कि मैंने डायरी लिखनी ही क्यों सर शुरू करी थी। उसके बाद क्या होता है कि 1941 का वो टाइम आता है जबकि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो बीमार पड़ जाती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि नियर अबाउट आफ्टर 1 ईयर 1942 में जाकर के उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है। और वहाँ पे एने फ्रैंक ये भी मेंशन करती हैं अपनी डायरी के अंदर कि वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ही ज़्यादा लव करती थी, और वो कहती हैं कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और मैं उन्हें बहुत पसंद किया करती थी। इसलिए उन्होंने बताया है कि जब मेरा नियर अबाउट कह सकते हैं कि मेरा जब उसी टाइम पे जब मेरा जो बर्थडे था तो मैंने हैप्पी बर्थडे के फॉर्म में मैंने बहुत सारे कैंडल्स वगैरह जलाए, लेकिन साथ साथ क्या है कि हमने एक ज़्यादा कैंडल जलाया और ये कैंडल था हमारी ग्रैंड मदर के लिए। यानी उनका कहने का पूरा यहाँ कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरह की बातें इसलिए यहाँ पे लिखी हुई हैं क्योंकि वो समझाना चाहती हैं, एक्चुअली यहाँ बताना चाहती हैं कि वो अपनी ग्रैंड मदर को मिस करती हैं, और उसी के बारे में सारी की सारी ये उसी लिए उन्होंने क्या करा है कि एक अलग से कैंडल उनके लिए जलाया हुआ है। कुछ इस तरह की यहाँ पे उनकी डायरी की कह सकते हैं कि अंदर एंट्री हुई है। अब इसके बाद क्या होता है कि वो कहती हैं कि अब उनका जो नया पेज आता है और उसके अंदर भी एक नई यानी उनके डायरी के नए पेज के अंदर एक नई एंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एंट्री होने वाली है, और हम लोग इसी एंट्री के बारे में भी यहाँ पे समझेंगे। तो ये जो एंट्री होती है इसके अंदर वहाँ पे डेट लिखा हुआ है 20 जून 1942, डे है आपका सैटरडे। कह रहे हैं कि ये दिन था। उस दिन मैं क्या था, मैं अपने स्कूल गई हुई थी और स्कूल के अंदर मेरे बहुत ज़्यादा उस दिन चहल पहल थी, यानी कह सकते हैं कि पूरा माहौल गर्माया हुआ था, काफ़ी गहमा-गहमी चल रही थी, सारे बच्चे आपस में कुछ बात कर रहे थे, टीचरों की अलग मीटिंग चल रही थी, और ये सारा का सारा जो मीटिंग चल रहा था, सारा जो गर्मा-गर्मी थी, ये सब कुछ इस बात को लेकर था कि हमारे क्लास से किसे प्रमोट किया जाए अगले क्लास के लिए और किसे जो है फेल कर दिया जाए उसी क्लास में रहने के लिए। कुछ इस तरह की उस दिन मीटिंग होने वाली थी और उसके बाद उसका रिजल्ट आने वाला था, इसलिए क्या था कि हमारे स्कूल के अंदर काफ़ी वहाँ पे माहौल गर्म था, है ना। तो कुछ इस तरह की कंडीशंस वहाँ पे थी। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो एने फ्रैंक हैं वो कहती हैं कि देखो अब मेरी जो क्लास है ना वो इतनी बेवकूफ़ों से भरी हुई है, यानी कह सकते हैं कि इतने हमारे क्लास के अंदर डमी स्टूडेंट हैं कि मेरे क्लास के नियर अबाउट 1/4 यानी कि क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट को तो फेल ही कर देना चाहिए, इसी पर्टिकुलर क्लास में रहने देना चाहिए। हाँ, नियर अबाउट 75% जो स्टूडेंट हैं वो प्रमोट होने लायक हैं, उन्हें प्रमोट कर देना चाहिए। लेकिन एज वेल एज वो अपने बारे में बताती हैं कि मुझे किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम से नहीं होती है, मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, मैं तो प्रमोट होने लायक भी हूँ। मैं मतलब कह सकते हैं कि वो अपने बारे में बताती है कि मैं पढ़ने
पढ़ने में ठीक ठाक हूँ, लेकिन मुझे मैथ में बहुत डर लगता है। और मैथ में भी डर इसीलिए लगता है कि जो मैथ के हमारे टीचर हैं मिस्टर कीजिंग, वो क्या है कि यहाँ पे थोड़े से उस तरह के हैं। और क्या होता है कि उनको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे हमेशा बार बार डांटा करते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। क्लास के अंदर मैं जाती हूँ तो सबसे बातें क्या करती रहती हूँ और मैं पूरा शोर मचा देती हूँ क्लास के अंदर। इसलिए क्या होता है कि मेरे जो टीचर हैं वो मुझे हमेशा डांटा करते हैं। कुछ इस तरह की वहाँ पे कहानी होती है। और एज वेल एज क्या है कि वहाँ पे ये भी बताती हैं कि वो मेरे से इतने नाराज़ हैं, इतने नाराज़ हैं कि मैं बता नहीं सकती। उनको जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे ज़रूर और ज़रूर से डांट लगाते हैं। तो और यहाँ पे इसीलिए उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं डर है कि कहीं यहाँ पे मैथ के अंदर मैं फेल ना हो जाऊँ। उसके बाद क्या होता है कि उनका जो यहाँ पे शोरगुल करने वाला, वो आगे बताती हैं कि जो मैं शोरगुल करती थी, यानी जो मैं बातूनी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, मैं लगातार बातें करती रही। और क्लास के अंदर कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बात करने की आदती हूँ। और मुझे ये बात पता भी है कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि मेरा जो यहाँ पे ये जो नेचर है वो बात करने वाला ही है, बातूनी नेचर ही है। और ऐसा जो नेचर है ये मैंने खुद क्रिएट नहीं करा हुआ है। ये जो नेचर है मेरी मदर से मुझे मिला हुआ है, क्योंकि जो मेरी मदर है वो भी बहुत ज़्यादा बातूनी है, वो भी बहुत ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड रहती हैं। इसलिए शायद मैं भी बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मेरी कमज़ोरी, मेरी कमी है, तो मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद मैं कह सकते हैं कि मैं अपनी पूरी एफर्ट लगा दूँगी, जिससे कि मैं जो है यहाँ पे अपना जो ये बातूनी नेचर उसे मैं कंट्रोल कर सकूँ। लेकिन वो आगे उसमें मेंशन करती हैं, अपनी डायरी के अंदर कुछ एंट्री करती हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि एक दिन की बात है जब हम लोग क्लास के अंदर बैठे हुए थे और यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे, तभी क्या हुआ कि हमारा जो टीचर हैं, यानी वो टीचर जो कि उन्हें डांट लगाया करते थे, वो आ जाते हैं। और आकर के तुरंत हम मुझे उन्होंने खड़ा कर दिया और उन्होंने मुझे पनिशमेंट के फॉर्म में, यानी कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा हमको काम दे दिया। और उस काम में उन्होंने कहा कि तुमको जो है क्या करना है, एक ऐसे लिख करके आना है, एक ऐसे लिख करके लाना है। उस ऐसे का जो यानी कह सकते हैं कि उसका जो टाइटल होगा, यानी जो आपका टॉपिक होगा, वो होगा चैटाबॉक्स। उन्होंने कहा कि उन्होंने यही कहा कि जो चैटाबॉक्स है, चैटाबॉक्स के ऊपर तुम्हें जो है यहाँ पे ऐसे लिख करके लाना है। कहीं ना कहीं उनके जो टीचर थे वो इसको एने फ्रैंक को ये बताना चाह रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा बातूनी हो, तुम बहुत ज़्यादा चैटाबॉक्स, यानी तुम बहुत ज़्यादा बक बक करने वाली हो, इसलिए तुम इसके ऊपर ऐसे लिख के आओ, ताकि तुम्हें पता लग सके कि एक चैटाबॉक्स कितना लोगों को डिस्टर्ब करता है। और तुम्हें और वो कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि जब मैं इसको चैटाबॉक्स के ऊपर कहूँगा ऐसे लिखने के लिए, जब ये लिखने के लिए जाएगी और सोचेगी, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो है इतनी ज़्यादा जो बातें करती है क्लास के अंदर, वो बातें करना इसका बंद हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये टॉपिक मिलता है एने फ्रैंक को, वो लेकर के लगती हैं सोचने कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे इसके ऊपर लिखूँगी ऐसे। लेकिन फाइनली क्या होता है कि नियर अबाउट 1 से 2 दिन लगते हैं उनको। और उसके बाद जब वो लिखना शुरू करती हैं ना, तो लगभग 3 पेज का ऐसे लिख डालती हैं चैटाबॉक्स के ऊपर। और ये सारा ऐसे जो है ले आकर के वहाँ पे सबमिट कर देती हैं अपने टीचर के सामने। और जब ये अपना ऐसे वहाँ पे उनके सामने पेश करती हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो उनके टीचर हैं उस ऐसे को अपने पास ले लेते हैं। और अगेन जो है कह सकते हैं कि एने फ्रैंक अपनी लाइफ में वापस लौट आती हैं। और अगेन क्लास के अंदर वही बातचीत करना, बातूनी होना और शोर मचाना, ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जिससे कि अगेन जो उनके टीचर हैं वो बिल्कुल भी नाखुश होते हैं और उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि अगेन क्या होता है कि एक दिन फिर से क्लास के अंदर आते हैं और आ करके इस बार एक नया टॉपिक देते हैं एने फ्रैंक, और कहते हैं अब इसके ऊपर तुम ऐसे लिख के आओ। यानी ये भी अगेन उनको पनिशमेंट ही था। और इस बार जो था कह सकते हैं कि उन्होंने जो नया वाला टॉपिक दिया था, उस टॉपिक का नाम था इनकैरिजेबल चैटाबॉक्स। इनकैरिजेबल चैटाबॉक्स, वो कहते हैं कि इनकैरिजेबल चैटाबॉक्स के ऊपर इस बार तुमको लिख करके लाना है ऐसे। और अगेन यही प्रोसेस होती है। एने फ्रैंक अगेन जो है इसके ऊपर ऐसे लिख के ले आती हैं और ला करके सबमिट भी कर देती हैं अपने टीचर के पास। और अगेन वो लौट आती हैं अपनी लाइफ में नॉर्मल। अगेन वो बक बक करने लग जाती हैं, क्लास के अंदर बातें करने लग जाती हैं। कुछ इस तरह का इंसिडेंट वहाँ पर होने लगता है। और ये सारा जो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन हम लोग को एने फ्रैंक की डायरी से मिलता है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगेन यहाँ पे क्या होता है कि जो उनके टीचर हैं उनकी एक्टिविटीज़ से अगेन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और वो क्या करते हैं कि अगेन वो एक दिन क्लास के अंदर आते हैं और फिर से एक एक्स्ट्रा जो है वहाँ पे वर्क दे देते हैं जो एने फ्रैंक है उनको। और इस बार वो कहते हैं कि इस बार तुमको लिख के लाना है जो तुम्हारे लिए जो टॉपिक होगा ऐसे लिखने के लिए, वो टॉपिक होगा
क्वैक 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 सेड मिस चैटरबॉक्स। यानी वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारा टॉपिक है क्वैक 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 सेड मिस चैटरबॉक्स, इसके ऊपर तुम्हें क्या करना है कि इस बार ऐसे लिख करके लाना है। और जब इस बार अगेन उनको ऐसे लिखने के लिए मिल जाता है उनके टीचर की तरफ से, तो एने फ्रैंक के मन में ये आता है कि इस बार मैं कुछ ऐसा करूँगी, मैं कुछ ऐसा सोच के ऐसे लिखूँगी जिससे क्या है कि जो हमारे टीचर हैं उनको अपने क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल जाए, और वो जो हमको इतना मतलब कह सकते हैं कि हमारे ऊपर इतने एंग्री रहते हैं और जो मुझे ये बार बार पनिशमेंट दे रहे हैं, इसका सिलसिला ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इसके लिए क्या होता है कि वो अपने एक फ्रेंड के पास जाती हैं। उनकी जो फ्रेंड होती हैं, कह सकते हैं कि उनका जो नेचर होता है थोड़ा कवि टाइप होता है, नहीं वो पोएट टाइप होती हैं, और उनके पास जाती हैं जिनका नाम होता है सैनी, और कहती हैं उससे कि तुम मेरी हेल्प करो क्योंकि मैं कुछ इस बार स्पेशल टाइप का यहाँ पे मैं ऐसे लिखने वाली हूँ। और कहीं ना कहीं वो उनकी हेल्प भी करती हैं, जो उनकी फ्रेंड है, और वो इस बार जो ऐसे लिखती हैं वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि पोएम के फॉर्मेट में लिखती हैं। यानी जो इनका इस बार का जो ऐसे है वो सिंपल ऐसे नहीं होता है, वो थोड़ा सा पोएम के फॉर्मेट में इनका ऐसे होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो अगेन इस बार जो ऐसे लिखती हैं, तो ये अपने ऐसे में यहाँ मेंशन करती हैं कि बताती हैं कि देखो एक जो है एक डक था, यानी कह सकते हैं कि डक आप लोग समझते होंगे डक क्या होता है। डक मतलब कह सकते हैं कि ये बत्तख थी और उसका एक हस्बैंड था, और इन लोगों के 3 छोटे 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 से बच्चे थे। और जो तीनों बच्चे हुआ करते थे वो तीनों क्या करते थे, क्वैक 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 बार बार किया करते थे। और इसके वजह से क्या हुआ कि जो मेल वहाँ पे डक था वो इतना नाराज़ हो गया कि उसने क्या करा कि एक दिन उन सारे तीनों के तीनों बच्चों को उसने मार डाला। और यहीं पे उन्होंने बताया कि यहीं पे मेरा ऐसे वहाँ पे एंड होता था, और उसके बाद मैंने अपना जो ये ऐसे ले आकर के अगेन उस टीचर के पास सबमिट कर दिया। और उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जब ये सबमिट करा, तो उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो वहाँ पर मेल डक था वो हमारे टीचर थे, और जो बच्चे जो थे जिनको उसने मार डाला था वो सारे बच्चे हम लोग थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मैंने उनको ये सारी बातें इसलिए लिखी थी कि अगर आप इतनी एंग्री हो, इतनी वो हो, तो हम लोग आप पनिश करते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग का नेचर ही है, जो कि बच्चे होते हैं वो थोड़े से बात करने वाले ही होते हैं, लेकिन हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे। यानी कह सकते हैं कि जो अपना ये मेन मैसेज बताना चाहती थी, उस मैसेज को उनके टीचर सही भली प्रकार समझ जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि इनकी इस बातों को वो नेगेटिव नहीं लेते हैं, नहीं तो ऐसा हो सकता था कि वो उस बातों से चिढ़ जाते और हो सकता था उनको और एक्स्ट्रा पनिश करते। लेकिन यहाँ पे एन फ्रैंक बताती हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। उनके जो टीचर हैं वो यहाँ पे जो भी बातें उसके अंदर बताती हैं, अपनी डायरी के अंदर लिख करके देती हैं, उन चीज़ों को वो भली प्रकार पॉजिटिव ही लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो ये भी बताती हैं कि उसके बाद आने वाले टाइम पे किसी टीचर ने कभी भी उन्हें जो है क्लास के अंदर बातें करने के लिए, यानी उन्हें बातूनी होने के लिए कभी भी किसी ने नहीं टोका, और वो लगातार अपना जो है इस तरह का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखती गई, और आगे वो जो है वहाँ पे एजुकेशन लेती गई। तो कुछ इस तरह की बातें, और क्योंकि वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पे कि जो वो अपना मैसेज वहाँ पे देना चाहती थी अपने टीचर को, कि मतलब उनको उन्हीं की भाषा में उनको समझाना चाहती थी, तो कहीं ना कहीं उनके टीचर को ये बात समझ में आ गई थी कि एने फ्रैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी एक हैबिट है, और बिल्कुल भी वो कह सकते हैं गड़बड़ स्टूडेंट नहीं है। इसलिए आने वाले वक्त में वो ज़रूर उसको इम्प्रूव कर लेंगे। यानी कह सकते हैं कि उनका जो सही वाला मैसेज था, जो राइट मैसेज अपना पहुँचाना चाहती थी अपने टीचर के पास तक, वो यहाँ पे मैसेज उनके टीचर तक पहुँच गया था। और उसके बाद क्या है कि उनके टीचर भी इस बात को भली प्रकार समझ गया था, यानी नेगेटिव वे में उसको नहीं लिए थे। और यहीं पे क्या होता है कि जो हम लोग का जो आज का चैप्टर है द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद अगर आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में और जानना है, तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि जो डायरी ऑफ एने फ्रैंक है वहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा जो अब हमने अभी तक जितना भी हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़ा हुआ है, इसी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी कब उनकी डेथ हुई थी, या फिर सेकेंड वर्ल्ड वार का इंसिडेंट कब हुआ था, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो थर्ड वाला टॉपिक था वो उनके टीचर के द्वारा जो दिया गया था, तो वो कौन सा टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक क्या था, सेकंड टॉपिक क्या था। मतलब इन्हीं से रिलेटेड, यानी जो हमने अभी तक स्टोरी पढ़ी हुई है, इसी से बिलोंगिंग सारे के सारे आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप लोग मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से ध्यान से इसको देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी अपना जो है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में देने में। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।